HDFC बैंक का स्टॉक कब चलेगा? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं HDFC बैंक के उन सबका एक कॉमन क्वेश्चन है। बिकॉज पिछले 3-4 साल से देखें तो बैंक का स्टॉक बहुत ही एवरेज परफॉर्म कर रहा है। एंड अभी भी कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नज़र नहीं आ रहा कि बैंक का स्टॉक कब परफॉर्म कर सकता है। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही इस बैंक ने अभी रिसेंटली अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। उस रिजल्ट का एनालिसिस करते हुए हम देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि बैंक का स्टॉक कब परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकता है, कौन कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट हैं। रिजल्ट एनालिसिस अगर हम स्टार्ट करें इस बैंक का, तो ये पहला क्वार्टर है पोस्ट मर्जर, जो इनका मर्जर हुआ है HDFC लिमिटेड के साथ में। उसके बाद से ये पहला क्वार्टर है जहाँ पे कंबाइंड एंटिटी ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है। इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहा है मार्केट में इनके रिजल्ट को थोड़ा सा समझने के लिए कि अच्छे हैं या बुरे हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि हम इस क्वार्टर के नंबर को कंपेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर के क्वार्टर से। लास्ट ईयर बैंक ने स्टैंड अलोन नंबर अनाउंस किए थे। ऑब्वियसली वो नंबर इस क्वार्टर के नंबर से कंपेरेबल नहीं है, बिकॉज ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट ग्रोथ HDFC बैंक का 50% दिख रहा है इस क्वार्टर में, जब हम इसको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से। रीज़न बीइंग क्योंकि HDFC लिमिटेड इसमें मर्ज हुई है। साथ ही जितनी भी सब्सिडरीज थी HDFC लिमिटेड की, जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC जनरल इंश्योरेंस, HDFC AMC, HDFC क्रेडिला, HDFC सेल्स, ये जितनी भी सब्सिडरीज थी HDFC लिमिटेड की, इन सब के नंबर्स भी कंबाइन होंगे HDFC बैंक में। जिसकी वजह से हमें ये प्रॉफिट का नंबर या कोई भी नंबर हमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ, हाई बेस पे दिख रहा है। उसका रैशनल तरीका ये है, क्योंकि ये अगले 3 क्वार्टर तक ऐसा ही रहेगा जब तक ये बेस नॉर्मल नहीं हो जाता। अगले 3 क्वार्टर तक ये कन्फ्यूज़न ऐसी ही रहेगी। इसका रैशनल तरीका ये है कि हम HDFC लिमिटेड के नंबर्स को इससे एक्सक्लूड करके एनालाइज करें। जैसे कि अगर हम लोन बुक ग्रोथ देखते हैं HDFC बैंक की, तो वो लगभग 10-11% की रही है इस क्वार्टर में। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम देखते हैं तो वो 30% से ग्रो हुई है। डिपॉजिट बुक HDFC बैंक का 18-19% से ग्रो हुआ है। मार्जिन्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इनके, वो 3.4% के आसपास है। एंड जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो HDFC बैंक का स्टैंड अलोन लगभग 6-7% है, और अगर हम उसको कंबाइन करके देखते हैं तो 50% के आसपास है। ओवरऑल रिजल्ट में सबसे नेगेटिव चीज़ जो है वो है इनका मार्जिन्स। उस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है। पूरे रिजल्ट में जो सबसे पॉजिटिव पार्ट रहा है वो है डिपॉजिट बुक की ग्रोथ। डिपॉजिट बुक HDFC बैंक का पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार 18-19% से ग्रो हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसे टाइम में जहाँ पे इकॉनमी में लोन की, क्रेडिट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। बट उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए चाहे आप बैंक हो या NBFC हो, आपको बोरोइंग्स चाहिए, मार्केट से पैसा चाहिए। वहाँ पे HDFC बैंक अपने सारे पीयर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली। इतने बड़े बेस पे 18-19% की ग्रोथ कंसिस्टेंटली दिखाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ में क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली HDFC बैंक के लिए, बिकॉज जब ये मर्जर हुआ है इनका HDFC लिमिटेड के साथ में, तो इनकी लोन बुक का जो साइज़ है वो अराउंड 23-24 लाख करोड़ हो गया, 24 लाख करोड़ के आसपास हो गया। एंड जो डिपॉजिट बुक है वो 21 लाख करोड़ है, यानी कि लोन बुक डिपॉजिट बुक से ज़्यादा हो गया है। उसको कवर करने के लिए इन्हें डिपॉजिट बुक को लोन बुक की ग्रोथ से ज़्यादा रखना पड़ेगा, बिकॉज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो HDFC बैंक का अभी 100% से भी ज़्यादा हो गया है। एंड इसको अगर कम लाना है, 80-90% जो हिस्टोरिकल रहा है इस बैंक का, तो इनको डिपॉजिट ग्रोथ को हमेशा लोन बुक ग्रोथ के कंपैरिजन में ज़्यादा रखना पड़ेगा, और बैंक उसको अभी तक अच्छे से मेंटेन कर रहा है। इसीलिए बैंक का टारगेट है कि हर साल वो 1500 ब्रांचेस प्लान कर रहे हैं ओपन करने के लिए। लास्ट ईयर भी उन्होंने लगभग 1600-1700 के आसपास ब्रांचेस ओपन किए हैं। इस साल भी उनका यही टारगेट है कि वो 1500 ब्रांचेस ओपन करेंगे, जिससे डिपॉजिट ग्रोथ उनकी कंटिन्यू रहे 18-19% की। ये बहुत अच्छा पार्ट है। नेगेटिव पार्ट क्या है इनके रिजल्ट का? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। 3.4% पे इस बैंक के मार्जिन आ गए हैं। एंड जब से मैं पर्सनली ट्रैक कर रहा हूँ इस बैंक को पिछले 3-4 साल से, या फिर इनका हिस्टोरिकल नंबर भी अगर हम देखते हैं HDFC बैंक का, तो इनके मार्जिन्स, चाहे इकॉनमी अच्छा कर रही हो या ख़राब कर रही हो, इनके मार्जिन्स हमेशा 4% के आसपास रहते हैं। 4% के आसपास का मार्जिन रहता है। एंड ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। लोन बुक जो है इनकी टोटल, उसमें रिटेल और होलसेल का मिक्स कितना है।
सो जब भी रिटेल लोन ज़्यादा हो जाती है इनके लोन बुक में, तो इनका जो मार्जिन है वो 4% से 4.2% के आसपास रहता है। और जब होलसेल लोन ज़्यादा हो जाते हैं तो इनका मार्जिन 3.9% से 4%, 4.1% के आसपास रहता है। अभी करंटली केस ऐसा था लास्ट क्वार्टर तक कि इनका जो होलसेल लोन था वो करीब 53% था और रिटेल लोन 47% था, एंड बैंक के मार्जिन 4% के आसपास थे। मैनेजमेंट का कहना ये था कि आगे चल के जब रिटेल लोन हमारा ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू होलसेल लोन, तो हमारे मार्जिन्स वापस से 4.2% तक हो सकते हैं या और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं, उसके चांसेस हैं। मर्जर के बाद क्या हुआ है? मर्जर के बाद HDFC बैंक का जो लोन बुक का कंपोजिशन है, मिक्स है, उसमें रिटेल लोन का प्रोपोर्शन बढ़ गया है। रिटेल लोन अब इनका 54% के आसपास है। होलसेल लोन का प्रोपोर्शन कम हो गया है, वो 46% पे आ गया है। यानी कि लास्ट क्वार्टर में जो था वो टोटली अपोजिट हो गया। अब रिटेल लोन 54 हो गया, होलसेल लोन 46 हो गया। बट इसके बावजूद इनके मार्जिन 4% से कम होकर के 3.4% हो गए हैं। सो मेजरली इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि HDFC लिमिटेड उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड था वो काफ़ी ज़्यादा था। किसी भी NBFC का अगर आप कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट देखोगे या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखोगे, वो हमेशा एक बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा ही रहता है, बिकॉज NBFC थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क टेकिंग वाला बिजनेस है कंपेयर टू बैंक। तो HDFC लिमिटेड का जो कॉस्ट ऑफ फंड था वो HDFC बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा था। तो जब वो मर्ज हुआ तो बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गई, जिसका इफेक्ट जो है इनके मार्जिन्स पे हुआ। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि HDFC लिमिटेड जो थी वो एक प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, एंड हाउसिंग फाइनेंस में वो मेनली होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इन तरीके के प्रोडक्ट्स को वो सेल करती थी। एंड आप हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, होम लोन हो या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो या टॉपअप लोन हो, इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, इन सब के कंपैरिजन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कम रहता है होम लोन वाले प्रोडक्ट्स का। सो HDFC लिमिटेड का इनहेरेंटली अगर आप मार्जिन चेक करोगे तो 3.4-3.5% के उनके मार्जिन रहते थे हमेशा। रीज़न इसका सिंपल था, क्योंकि पहला रीज़न तो ये वो एक NBFC है तो कॉस्ट ऑफ फंड उनके ज़्यादा होते थे। दूसरा रीज़न ये कि वो होम लोन देते थे जिनमें मार्जिन जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम रहता है हमेशा से। इसके अलावा उनके जो टारगेट कस्टमर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा सेफ होते थे। वो HDFC लिमिटेड बहुत ही कंजर्वेटिवली अपने कस्टमर्स को सेलेक्ट करता था। मेजॉरिटी जो उनके कस्टमर थे, अराउंड 70-75% कस्टमर सैलरीड कस्टमर थे, मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं थे। 70-75 कस्टमर्स बैंक के सैलरीड कस्टमर थे, वो भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स थे, वेल रेटेड कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज़ थे वो। सो ऑब्वियसली उनका सिबिल स्कोर अच्छा है, उनका बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप ऐसे कस्टमर्स को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। जिसका रीज़न था HDFC लिमिटेड के मार्जिन्स हमेशा 3.4-3.5% के आसपास रहते थे, इसलिए उनकी एसेट क्वालिटी भी अच्छी थी। कंपेयर टू आप किसी भी NBFC से कंपेयर करो HDFC लिमिटेड को, उनकी एसेट क्वालिटी हमेशा से अच्छी रहती थी। सो ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से HDFC लिमिटेड का जो लोन बुक है जब मर्ज हुआ HDFC बैंक में, तो HDFC बैंक के मार्जिन्स भी कम हो गए। क्योंकि HDFC बैंक का लास्ट क्वार्टर तक अगर आप लोन बुक पूरा देखोगे तो पर्सनल लोन उनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट था रिटेल में। करीब 27% जो प्रोडक्ट था उनका वो पर्सनल लोन बिकता था पूरे रिटेल लोन में। इसके अलावा कार लोन था, क्रेडिट कार्ड था, ये सारे मेन प्रोडक्ट थे HDFC बैंक के जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट थे। बट मर्जर के बाद इनका 60% जो रिटेल लोन बुक है वो अब सिक्योर्ड लोन बुक हो गया है। होम लोन वाला जो है वो 60% हो गया है। ऑब्वियसली वहाँ 60% अगर आपका एक ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा जिसमें मार्जिन्स ही कम है, सो आपका ओवरऑल बैंक के मार्जिन्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से HDFC बैंक के मार्जिन्स अब 3.4% हो गए हैं। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज वी नो, हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 क्वार्टर में हर एक बैंक NBFC का मार्जिन जो है वो धीरे धीरे अब कम होना शुरू हो गया है, बिकॉज डिपॉजिट के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उनके मार्जिन सब कम होने लग गए हैं। लेकिन अभी भी पर्सनली मुझे नहीं लगता कि चाहे वो ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या इंडसइंड बैंक हो, इनमें से किसी भी बैंक का मार्जिन मुझे नहीं लगता कि अभी 1-2 क्वार्टर में इतना ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, इतना ज़्यादा कम हो सकता है। 4% के आसपास ये तीनों ही बैंक अपने मार्जिन को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं अभी भी। सो ऐसे में HDFC बैंक का जो ये मार्जिन 3.4% पे आ गया, ये एक नेगेटिव पॉइंट है।
लास्टली अगर रिजल्ट में हम इनका एसेट क्वालिटी वाला पार्ट देखें, बिकॉज एसेट क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि मर्जर के बाद से HDFC बैंक की एसेट क्वालिटी बढ़ जाए ख़राब हो जाएगी, बिकॉज HDFC लिमिटेड के पास होलसेल लोन बुक है। सो मर्जर के बाद थोड़ी सी NPA के नंबर ज़रूर बढ़े थे, बट इस क्वार्टर में वो वापस से इम्प्रूव हो गए। लास्ट क्वार्टर में इनका NPA का नंबर 1.41% था, इस क्वार्टर में वो कम हो गया 1.34% हो गया। सो एसेट क्वालिटी के लिहाज पे मुझे कोई डाउट नहीं लगता इस बैंक की कैपेबिलिटी के ऊपर, बिकॉज इन्होंने टाइम एंड टाइम बार बार इस बात को प्रूव किया है, चाहे कोविड हो, डीमोनेटाइजेशन हो, GST हो या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो। बड़े बड़े क्राइसिस में इस बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो ये मर्जर भी कोई बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इस बैंक को, इस बैंक के लिए एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। सो आई बिलीव अब, क्योंकि अभी भी आप कंपेयर करो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट एसेट क्वालिटी है HDFC बैंक की, और कोई ऐसा खास रीज़न नहीं है कि उनकी एसेट क्वालिटी पे आगे जाके भी कोई मेन इशू होगा। एसेट क्वालिटी फ्रंट पे ये बैंक आगे भी अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। प्रोविजनिंग ऑलरेडी इस बैंक की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये ओवरऑल रिजल्ट एनालिसिस था। अब अगर हम देखें कि स्टॉक इसका क्यों नहीं चल रहा है एंड क्या पॉसिबिलिटी है स्टॉक को चलने की, सो लास्ट वीडियो जो मैंने किया था हाई PE रेशियो वाले स्टॉक पे, उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट हमेशा उन बिजनेसेस को ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशन देता है जो मोस्टली अपने इंडस्ट्री में बाकियों को आउट परफॉर्म करें। सो HDFC बैंक का अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस देखोगे तो ख़राब परफॉर्मेंस नहीं रही है इनकी। अगर हम पिछले 3-4 साल का डेटा भी देखें तो बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। लोन ग्रोथ एवरेज इनकी 15-20% की रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग इसी रेंज में रहा है 15 से 20%। पर इसके बावजूद इसका स्टॉक जो है वो हार्डली कुछ 5-6% का रिटर्न दे पाया है पिछले 3 सालों में, जो बहुत ही ख़राब रिटर्न है इस बैंक के लिहाज से। इनका हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो बैंक ने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है पिछले 20-25 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के लिए। सो उस लिहाज से स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है पिछले 3 सालों में, ऑल्दो बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। सो इसका मेन रीज़न ये है, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्केट में एक चीज़ होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सपोज स्टॉक 1 में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है एंड स्टॉक 2, स्टॉक 3, स्टॉक 4 ये उसके कॉम्पिटिटर्स हैं। स्टॉक 1 जो मेरा स्टॉक है वो उसका उसका बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड स्टॉक ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। अब स्टॉक 2, स्टॉक 3, स्टॉक 4 ये जो 3 इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, इनके रिजल्ट जो हैं, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो सडनली स्टॉक 1 के परफॉर्मेंस से भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई एंड ये लगातार उसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं हर क्वार्टर में पिछले 2-3 सालों से। यहाँ पे मार्केट के पास में एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है कि वो स्टॉक 1 के कंपैरिजन में स्टॉक 2 और स्टॉक 3, स्टॉक 4 ये जो 3 कंपनीज हैं, इनको ज़्यादा वैल्यू देगा, इनको ज़्यादा रिवॉर्ड देगा कंपेयर टू स्टॉक 1, बिकॉज स्टॉक 1 की परफॉर्मेंस मेंटेन्ड है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट जो बाकी की 3 कंपनीज हैं, इन्होंने आउट परफॉर्म किया है लगातार पिछले 2-3 सालों से स्टॉक 1 को। सिमिलरली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ HDFC बैंक की, जिसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो अच्छी है, बट इस बैंक को पिछले 3-4 सालों में, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो, ICICI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, इन तीनों ही बैंकों ने लगातार आउट परफॉर्म किया है क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। सो अब मार्केट के पास कुछ ऐसा खास नहीं है कि वो HDFC बैंक को वो वैल्यूएशन दे जो वो पहले दिया करता था, बिकॉज बाकी के तीनों बैंक भी सेम परफॉर्म कर रहे हैं एंड प्रॉफिट के टर्म्स में वो HDFC बैंक से बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये रीज़न है कि इन तीनों बैंकों की री रेटिंग हुई है, इन तीनों में ग्रोथ ज़्यादा आई है, इन तीनों को रिवॉर्ड मिला है एंड HDFC बैंक जिसकी परफॉर्मेंस एवरेज रही है उसको मार्केट ने ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं दिया, बिकॉज वो पहले भी वैसा ही परफॉर्म कर रहा था, अभी भी वैसा ही परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं आई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और समझने वाला है कि HDFC बैंक ओवर द ईयर्स अगर आप इनका लोन बुक ग्रोथ देखोगे तो वो 25 से 30% पे रहता था। अगर हम पिछले 15-20 साल का डेटा देखें, प्रॉफिट ग्रोथ इसका 20%, 25% के आसपास रहता था। बट पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, लोन बुक ग्रोथ लगातार कम होते होते इनकी अब 20% से भी कम हो गई है। प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 15-20% के आसपास है। तो ये जो ग्रोथ की जो ग्रोथ का जो डिक्लाइन हुआ है इनका, उससे मार्केट इसको पनिश कर रहा है, बिकॉज मार्केट के पास अब बाकी के 3 बैंक्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है
और एक बैंक ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ रहा है, जिसकी ग्रोथ रेट कम होती जा रही है। ऑब्वियसली इंडिविजुअल बिजनेस वाइज कुछ ज़्यादा खराबी नहीं आई है बैंक में, बट ग्रोथ वाइज इनका ग्रोथ हर साल डिक्लाइन होता जा रहा है। और वो रीजनेबल है बिकॉज उनका बेस बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है। अगर आज आप इस बैंक का लोन बुक का साइज़ देखें तो लगभग 23-24 लाख करोड़ का लोन बुक है इनका। एंड बैंक ने खुद गाइड किया है कि आने वाले टाइम में वो 15% की ग्रोथ रेट जो है वो टारगेट कर रहे हैं, 15% की ग्रोथ रेट वो टारगेट कर रहा है। बिकॉज इतने बड़े बेस पे आप दोबारा से 25% पे ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज इसका मतलब ये है कि 3 साल बाद आपका जो लोन बुक है वो 50 लाख करोड़ का हो जाएगा। यानी 3 साल में पूरा का पूरा आपका साइज बैलेंस शीट वो डबल हो जाएगा अगर आप 25% पे ग्रो करेंगे। एंड इंडिया का जो लैंडिंग मार्केट है, यानी कि पूरा क्रेडिट मार्केट है बैंक का, वो लगभग 200 लाख करोड़ के आसपास है। एंड HDFC बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है इंडिया में। तो इतना बड़ा बैंक अगर 3 साल में अपना बेस डबल करेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडस्ट्री का साइज़ भी डबल होना चाहिए अगले 3 साल के अंदर। सो हमारी इकॉनमी अगर 6-7% पे ग्रो कर रही है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरा लैंडिंग मार्केट अगले 3 साल में 200 लाख करोड़ से सीधे 400 लाख करोड़ हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो जब इंडस्ट्री डबल नहीं करेगी तो इतना बड़ा प्लेयर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगले 3 साल में वो 25% पे ग्रो करके अपना बैलेंस शीट डबल कर ले। सो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट्स द रीज़न 15% की ग्रोथ रेट HDFC बैंक टारगेट कर रहा है। एंड आई पर्सनली फील कि अभी इतना ही एफिशिएंट है कि कुछ सालों तक, अगले 3-4-5 सालों तक ये 15% की ग्रोथ रेट हिट कर सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ मुझे अभी भी लगता है कि 18-20% ये अगले 3-4-5 सालों में अचीव कर सकता है, बिकॉज अभी ये हर साल 1500 ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं। सो एक बार जब इनका टारगेट पूरा हो जाएगा ब्रांच ओपनिंग का, और जो इनको डिपॉजिट रेज करना है वो ये कर लेंगे, तो इनका जो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन कॉस्ट अभी इनकी जो लग रही है मर्जर में वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये जब कॉस्ट इनकी कम होगी तो इनका ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा, जिसकी वजह से अगर 15% पे लोन बुक ग्रो हो रहा है तो 18-20% पे ये बैंक अगले कुछ सालों तक बहुत ही ईजिली अपना नेट प्रॉफिट ग्रो कर सकता है। बट इसके बियॉन्ड आई मीन बहुत ज़्यादा डाउट है कि बैंक की ग्रोथ रेट 15% भी कंटिन्यू रहेगी। सो ये सबसे बड़ा रीज़न है, बिकॉज मार्केट को ये क्लियरली दिख रहा है कि अब इस बैंक का, इस बिज़नेस का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, और इसके कंपैरिजन में ऐसे बिजनेसेस हैं जिनकी परफॉर्मेंस लगातार इम्प्रूव होती जा रही है। तो ऑब्वियसली जो एक्स्ट्रा पैसा है जो मार्केट में, मार्केट जो रिवॉर्ड करेगा वो बाकी के 3 बिजनेसेस को करेगा, ना कि ऐसे बिजनेस को जिसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है। अब लास्टली पार्ट ये आता है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बैंक वापस से ये बैंक का जो स्टॉक है वो वापस से चलना शुरू कर दे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डीमार्ट वाले में, कि उसका सिंपल सा रूल वही है कि उस कंपनी की, उस बिज़नेस की दोबारा से वही परफॉर्मेंस आनी चाहिए। हमने अभी डिस्कस किया कि HDFC बैंक के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि दोबारा वो 25% पे ग्रो करे। सो ऐसे में एक ही चांस रह जाता है। अभी इकॉनमी में क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, NPA के नंबर्स ख़राब नहीं आ रहे, सबकी एसेट क्वालिटी भी अच्छी चल रही है। सो चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, वो भी HDFC बैंक के सामने बहुत अच्छा लग रहा है इन्वेस्टर्स को, बिकॉज उनकी एसेट क्वालिटी अच्छी है और वो बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कंपेयर टू HDFC बैंक। ऐसे में जो ये NPA का साइकिल होता है जो हर 2-3 साल में प्ले आउट होता है, वो जब होगा, जब ये साइकिल पूरा होगा एंड धीरे धीरे करके हर एक बैंक के एसेट क्वालिटी के नंबर्स ख़राब होने लगेंगे, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा, तब जाके एक ऐसा सिनेरियो बनेगा जब आपको HDFC बैंक बाकी बैंक के कंपैरिजन में अच्छा दिखेगा, बिकॉज 15% की लोन बुक ग्रोथ के साथ भी, जैसा मैंने कहा, 18-20% का प्रॉफिट ग्रोथ HDFC बैंक बहुत आसानी से दे सकता है, क्योंकि एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने में HDFC बैंक जैसी जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली बहुत कम बैंकों के पास है। बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडिट अंडर राइटिंग रही है, और ये सिर्फ 3-4 साल की नहीं, 25 साल की हिस्ट्री है इस बैंक की, 25 साल की लेगेसी है इस बैंक की। सो इस पैरामीटर में इस बैंक को कोई आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। एंड आप देखेंगे जब NPA साइकिल आएगा, बाकी बैंकों के आपके NPA के नंबर ख़राब होते हुए दिखेंगे, एसेट क्वालिटी ख़राब होती हुई दिखेगी, वहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो बनेगा जब मार्केट HDFC बैंक को रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर सकता है, बिकॉज वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, जो कि अभी बिल्कुल ही नहीं है। अभी बाकी बैंक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं कंपेयर टू HDFC बैंक। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो HDFC बैंक के इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, जब तक
बैंक अपनी इंटीग्रेशन कंप्लीट ना कर ले, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है रेगुलेशन को पूरी करने के लिए, SLR CRR ये सारी पूरी ना कर ले, बिकॉज फोकस अभी वहाँ पे ज़्यादा है। तब तक ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट फेस में ही रहेगा। सिर्फ एक ही सिनेरियो हो सकता है कि बाकी के बैंक ख़राब लगने शुरू हो जाएं, तो एक सिनेरियो बन सकता है कि HDFC बैंक मार्केट को अच्छा लिक्विडिटी लगेगा और ये स्टॉक चलना शुरू हो जाए। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन का फेज थोड़े टाइम तक और कंटिन्यू रह सकता है। पर्सनली अगर मैं HDFC बैंक का इन्वेस्टर होता तो मैं कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता किसी ऐसे बिजनेस में अपना पैसा स्टक करने के लिए जहाँ मुझे पता है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज चल रहा है। मैं प्रेफर करता हूँ कि ये फेज एक बार बिजनेस का ख़त्म हो जाए एंड ग्रोथ वापस से आ जाए, तब मैं दोबारा एंटर करूँ। टिल देन मेरे पास बाकी बिजनेसेस हैं, मैं बाकी बिजनेसेस में अपना पैसा लगा सकता हूँ। सो मेरी तो पर्सनली ये प्रायोरिटी रहती है। बट अगर आप HDFC बैंक के इन्वेस्टर हैं एंड अगर आपको ट्रस्ट है उनकी मैनेजमेंट के ऊपर, सो आई मीन जो कंसोलिडेशन का फेस है ये आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, बिकॉज नियर टर्म में कुछ ऐसा बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं है कि मार्केट इस बैंक को, इसके स्टॉक को रिवॉर्ड करे। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था हमारा HDFC बैंक के ऊपर एंड उनके रिजल्ट के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।